आज रात जो सुनने वाले हो वो किसी कहानी की गूंज नहीं, एक ऐसे स्कूल की सच्चाई है जहां मरने वाले भी वापस आते हैं। यहां दीवारें भी नाम याद रखती हैं और जिस दिन तुम्हारा नाम पुकारा गया वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। स्वागत है खूनी मंजर में, जहां भय सिर्फ दिखता नहीं पीछा करता है। अंतिम पीरियड के बाद शाम का धुंधलका धीरे धीरे पूरे शहीद अनिरुद्ध विद्यालय पर गिर रहा था। स्कूल छूट चुका था, पर मैदान में हवा किसी अदृश्य चीज को ढो रही जैसी लग रही थी। कक्षाओं के दरवाजे आधे खुले थे और खिड़कियां ऐसे चरमरा रही थीं कि जैसे किसी को याद दिला रही हूं कि अब इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। अंशुल अपनी साइकिल लेकर गेट तक आया ही था कि पीछे से मयंक की आवाज आई, अरे ठहर, मेरा बैग छूट गया था, चल जरा साथ तक। अंशुल थोड़ी झुंझलाहट में बोला, अरे यार अंधेरा हो रहा है, चल जल्दी। दोनों वापस स्कूल की ओर बढ़े। स्कूल की पहली सीढ़ी चढ़ते ही एक अजीब सी ठंड उन दोनों के पैरों में चढ़ गई, जैसे दीवारें खुद अपनी सांस रोककर सुन रही हों कि कौन आया है अंदर। कदम रखते ही सबसे पहले नजर पड़ी खाली दालान पर। दिन में जहां बच्चों का शोर होता था, अब वहां सन्नाटा गूंज रहा था, इतना गहरा कि अपने कदमों की आवाज भी अलग लग रही थी, जैसे किसी और के कदम भी साथ चल रहे हों। मयंक ने फुसफुसाते हुए कहा, तुझे लगा ये गलियारा पहले इतना लंबा तो नहीं था? अंशुल ने गहरी सांस ली, बस जल्दी चल, तेरा बैग क्लास में होगा। दोनों कक्षा नंबर 5B की ओर बढ़े। गलियारे की लाइट टिमटिमा रही थी। हर बार बुझने से पहले एक पल के लिए ऐसा लगता था जैसे दीवारों पर कोई परछाई बनकर फैल जाए। क्लास में पहुंचकर मयंक ने फटाफट अपना बैग उठा लिया, लेकिन उसी समय पीछे की बेंच खुद ब खुद खिसकी। दोनों जम गए। कमरे में कोई नहीं था, पर बेंच ऐसे खिसकी जैसे किसी ने पैर से धक्का मारा हो। अंशुल ने धीमे गले से कहा, चल बस निकलते हैं। वो दरवाजे की तरफ मुड़े पर दालान की लाइट अचानक बंद हो गई। क्लिक। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया और फिर गलियारा के बिल्कुल अंत में पीरियड की पुरानी पीतल की घंटी बजी। धातु की वो आवाज इतनी गूंजदार थी कि जैसे किसी ने कान के बिल्कुल पास बजाई हो। मयंक ने कांपते हुए कहा, ये किसने बजाई? अंशुल ने डर छुपाते हुए कहा, चुप रह, कहीं से हवा ने हिला दिया होगा। लेकिन अगले ही पल घंटी दूसरी बार बजी। इस बार आवाज के बाद गलियारा की गहराई में कोई चलता हुआ महसूस हुआ। धीमी भारी ऐसी आहट जैसे कोई शरीर घसीटता हुआ आ रहा हो। अंधेरे में हल्का काला सा आकार हिलता दिखा। दोनों के गले सूख गए। मयंक फुसफुसाया, अंशुल ये कोई इंसान है। अंशुल ने आंखें तरेरी, इंसान ऐसे नहीं चलता। आवाज और करीब आने लगी। दरवाजे पर लगा लोहे का हैंडल धीरे धीरे नीचे झुकने लगा, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अंशुल ने तुरंत खिड़की की तरफ इशारा किया, भाग पीछे से। दोनों बेंचों के बीच से दौड़ते हुए खिड़की की तरफ भागे, पर खिड़की बाहर से बंद थी, अंदर से सरकते भी नहीं थी। अब दरवाजे का हैंडल पूरी तरह घूम चुका था और दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। कमरे में ठंड एकदम से बढ़ गई। अंधेरे में किसी की सांस सुनी जा सकती थी, जैसे कोई बेहद पास खड़ा हो। मयंक ने थरथराती आवाज में कहा, ये कौन? अंधेरे में सिर्फ दो हल्की सी सफेद चमक दिखी, दो आंखें जैसे रोशनी को पी रही हों। और फिर उस आवाज ने कहा, तुम लोग अभी 8वें कमरे में क्यों नहीं हो? अंशुल और मयंक, सुन, स्कूल में तो केवल 7 कमरे थे, लेकिन वो आवाज यकीन से आदेश की तरह बोल रही थी, अभी 8वें कमरे में जाओ। और फिर कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। रात का सन्नाटा जैसे किसी भारी पर्दे की तरह स्कूल पर गिरा हुआ था। पुराने लकड़ी के दरवाजों की सीलन भरी गंध हवा में तैर रही थी। अयान और विवेक दोनों स्टाफ रूम के टूटे शीशे के पास खड़े थे, जहां कुछ देर पहले वो नक्शा खुद ब खुद पन्ने पलट रहा था। अयान की आवाज कांप रही थी, विवेक, अगर ये हवा थी तो सिर्फ वही पन्ना क्यों हिला? विवेक ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान स्टाफ रूम के बाएं कोने में पड़े लोहे के लॉकर्स पर था। उनमें से एक का ताला खुला हुआ था, जबकि दोनों ने उसे छुआ तक नहीं था। ताले के नीचे पुराने कागज के टुकड़े गिरे थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ ढूंढा हो। अयान ने कुछ साहस जुटाया, झुककर एक कागज उठाया। ये किसी छात्र की फाइल थी। ऊपर बड़े खुरदरे अक्षरों में लिखा था, अनुज शर्मा, कक्षा 10। नीचे लाल स्याही में मोहर लगी थी, गायब 12 साल पहले। अयान का गला सूखने लगा। विवेक, इसी लड़के का नाम उस नक्शे पर भी लाल रोशनी में लिखा हुआ था।
विवेक फाइल अपने हाथ में लेकर तेजी से पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी। जिस दिन वो स्कूल से निकला था उसे आखिरी बार लाइब्रेरी के पीछे देखा गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लाइब्रेरी स्कूल के सबसे पुराने हिस्सों में से एक, जहां घंटों कोई नहीं जाता। अचानक पुराने स्पीकर से एक गहरी टूटी हुई आवाज गूंजी, कक्षा 10 उपस्थिति। स्पीकर तो सालों से बंद थे। विवेक के कानों में सनसनी फैल गई। अयान फुसफुसाया, ये तो उसी कक्षा की उपस्थिति थी जहां अनुज पढ़ता था। आवाज फिर आई, इस बार और टूटी हुई, जैसे किसी के गले से रक्त बह रहा हो। अनुज शर्मा। इसके बाद स्पीकर कट गया, लेकिन आवाज के साथ साथ एक और ध्वनि उठी, धीरे धीरे खिसकने की, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। ध्वनि लाइब्रेरी की दिशा से आ रही थी। अयान ने पीछे हटते हुए कहा, विवेक हम बाहर चलते हैं, ये स्कूल ठीक नहीं है। लेकिन विवेक ने सिर हिलाया, नहीं अयान, अगर अनुज का नाम नक्शे पर है, अगर उसकी फाइल अचानक यहाँ है तो कुछ तो है जिसे कोई छुपा रहा था, और अगर वो अभी भी यहाँ है तो हमें पता करना ही होगा। अयान कांप गया। क्या पता वो इंसान हो भी या नहीं। दोनों टॉर्च जलाकर लाइब्रेरी की ओर बढ़े। रास्ते में हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां कराहती थीं। छत पर रखे पुराने पंखे हवा न होने के बावजूद धीरे धीरे घूमते दिख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ से धकेले जा रहे हों। लाइब्रेरी के बड़े काले दरवाजे के आगे पहुंचकर विवेक रुका। दरवाजे के नीचे से थोड़ी सी धुंध बाहर रेंग रही थी। अयान ने थूक निकला, स्कूल की लाइब्रेरी में धुंध? विवेक ने दरवाजा धक्का दिया। अंदर गहरा अंधेरा, लकड़ी के शेल्फ, फटे किताबों की गंध और बीच में एक टेबल जिस पर कोई बैठा हुआ था। पीठ उनकी ओर, गर्दन नीचे झुकी हुई, बाल अस्त व्यस्त। वो शांत था, अजीब तरह से अस्वाभाविक रूप से शांत। अयान ने विवेक का हाथ पकड़ लिया। वो इंसान है? वो आकृति धीरे धीरे उठने लगी। कुर्सी चरमराई और जब वो मुड़ी, उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक काली परत थी, बिना आंखों, बिना मुंह, सिर्फ गड्ढा। अयान चीख भी नहीं पाया। आकृति की गर्दन से हवा की तरह सूखी आवाज निकली, कक्षा 10 पूरी नहीं हुई। और अगले ही पल उसने लंबी असहज बाहें फैलाते हुए दोनों की ओर तेजी से छलांग लगाई। लाइब्रेरी की धूल भरी हवा अचानक किसी भूकंप की तरह कांप उठी जब वो काले चेहरे वाली आकृति दोनों की ओर झपटी। उसकी चाल इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। टूटी हड्डियों जैसा मुड़ता हुआ शरीर और पैरों की जगह लंबी खुरदुरी उंगलियां जो लकड़ी के फर्श में धंसती जा रही थीं। अयान चीखा, भागो विवेक! दोनों दाई ओर के शेल्फ के पीछे कूदे। काली आकृति टेबल से टकराई और आधा फर्नीचर टूटकर फैल गया। उसके गिरने की आवाज पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठी, पर वो रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। उसकी उंगलियां फर्श पर खुरसती जा रही थीं, जैसे वो हर खरोंच से खुद को और गुस्से में बदल रही हो। अयान ने कांपती आवाज में कहा, ये अनुज नहीं है, ये कुछ और है। विवेक ने तुरंत कहा, नहीं, ये उसी से जुड़ा है जिस कारण वो गायब हुआ। उसी ने इसे बनाया होगा। अचानक ऊपर से एक किताब गिरकर फर्श पर धड़ाम से टूटी। दोनों ने टॉर्च उठाई तो देखा काली आकृति अब शेल्फ की ऊपरी दीवार पर चिपकी हुई थी, उल्टी, बिल्कुल चिपकी हुई। और धीरे धीरे उसकी काली परत में 2 गड्ढे बन रहे थे, आंखों की जगह 2 चमकते लाल धब्बे। अयान सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो आकृति दीवार से कूदकर सीधे उन पर आई, लेकिन विवेक ने पास रखा एक लोहे का स्टैंड उठाकर पूरी ताकत से दे मारा। तेज धड़ाम की आवाज आकृति पीछे उछली, लेकिन गिरते ही उसके शरीर ने एक भयानक हरकत की। वो चारों हाथ पैरों से टेढ़े होकर इंसान से कहीं तेज रेंगने लगी। अयान ने विवेक का हाथ पकड़कर कहा, सीढ़ियों की तरफ, अभी। दोनों लाइब्रेरी से बाहर दौड़े। पीछे से वो चीज भयानक गति से रेंग रही थी। उसके नाखून पत्थर की फर्श पर खरोंचे छोड़ रहे थे। रास्ते में पुरानी ट्रॉफी वाली अलमारी थी। विवेक ने एक ट्रॉफी उठाई और पीछे फेंक दी। ट्रॉफी उसके सिर से टकराई, पर वो और तेज चीखने लगी, जैसे लोहे की चीज उसे चुभती नहीं बल्कि उकसाती हो। सीढ़ियों पर पहुंचकर दोनों ऊपर की ओर भागे। सीढ़ियों की लोहे की रेलिंग काली आकृति के टकराने से ऐसे कांप रही थी जैसे अभी टूट जाएगी। ऊपर पहुंचकर दोनों एक पुराने कक्षा कमरे में घुस गए, जहां धूल और जाले भरे थे। अयान हांफता हुआ बोला, कमरा बंद करो। विवेक ने दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा बंद होते ही बाहर से दीवारें हिलने लगी। वो चीज दरवाजे पर हमला कर रही थी। अयान ने कांपते हुए कहा, ये क्यों? हम पर है, हमने इसे छेड़ा नहीं। विवेक पुराने डेस्कों के पीछे छिपते हुए बोला, क्योंकि ये शायद उन लोगों का बदला है जिनकी गुमशुदगी स्कूल ने छुपाई थी।
अचानक कमरे की खिड़कियों में धुंध जमने लगी। खिड़की पर उंगलियों से कुछ खरोंचा जाने लगा। धीरे धीरे शब्द उभर कर आए। अनुज भी इसी कमरे में था। दोनों स्तब्ध रह गए। अयान ने खिड़की के पास जाकर नीचे देखा। स्कूल का मैदान पूरी तरह धुंध में ढका हुआ था और मैदान के बीच खड़ी एक परछाई उन्हें घूर रही थी। वो परछाई जैसे उनकी ओर इशारा कर रही थी, लॉक रूम की ओर। विवेक ने धीमे से कहा, वो कमरा जहां पुरानी फाइलें रखी होती थीं, अगर अनुज की गुमशुदगी के राज वहां हैं तो शायद वही सबका जवाब है। अचानक कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ टूट गया। काली आकृति जमीन पर फैलते हुए अंदर घुसी। उसका शरीर अब और बदला हुआ था। रीढ़ की हड्डी बाहर निकली हुई, पैरों की जगह नुकीले पंजे और मुंह की जगह फटता हुआ अंधेरा। अयान ने विवेक को धक्का दिया, भागो पीछे वाले दरवाजे से। दोनों पिछली ओर के टूटे दरवाजे से भागते हुए बाहर निकले और अंधेरी गलियारे की ओर दौड़े। पीछे से कोई चीज दीवारों पर चिपकते हुए उनकी ओर छपक रही थी। विवेक ने दांत भींच कर कहा, लॉक रूम पहुंच गए तो शायद उसे रोकने का तरीका मिल जाए। और तभी गलियारे की लाइटें एक एक करके कर 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 करके बंद होने लगी। पहले पीछे की, फिर बीच की, फिर आखिरी। अब अंधेरे में सिर्फ एक आवाज थी, उस चीज के पंजों की खुरच खुरच। दोनों लड़खड़ाते हुए दौड़ रहे थे, पर अंधेरे में अचानक किसी ने अयान का हाथ पकड़ लिया। वो विवेक नहीं था। उस उंगली की ठंड उस तरह की थी जैसे किसी को बर्फ के नीचे से निकाला गया हो। धीरे धीरे अंधेरे में एक चेहरा उभरा। फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म, सूखी आंखें, सिर के पीछे गहरा कट। वो अनुज था, पर उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उसकी टूटी आवाज फुसफुसाई, मुझे ढूंढो तभी तुम बचोगे। और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। विवेक चिल्लाया, अयान कहाँ हो अयान? अयान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई, क्योंकि उसके पीछे ठीक गले के पास वो काली आकृति खड़ी थी। उसकी गर्दन से आवाज निकली, कक्षा 10 अभी बाकी है। अयान ने पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं की। वो सिर्फ महसूस कर रहा था कि उस काली आकृति की सांसें उसके कंधे के पास किसी जंग लगे पाइप की तरह बज रही थीं, धीमी, भारी और सड़ी हुई। विवेक ने दूर से चिल्लाकर कहा, अयान नीचे मत देखना, भाग, बस भाग। लेकिन अयान के पैरों ने मानो उसकी बात सुनी ही नहीं। काली आकृति ने अपनी लंबी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन के पास रख दी। उन उंगलियों का स्पर्श इंसानी नहीं था, जैसे मृत शरीर की बर्फीली हड्डियां सीधे नसों को पकड़ रही हों। दीवार की लाइट फिर से टिमटिमाई। इस बार रोशनी ने उस चीज की असली शक्ल साफ दिखा दी। उसके शरीर पर जैसे किसी ने कोयला पोत रखा हो, लेकिन उसके सीने के बीचों बीच एक इंसानी आंख फंसी हुई थी। वही आंख अनुज की लग रही थी, वही आकार, वही हल्की सी सफेद चमक। विवेक ने यह देखा और चिल्लाया, ये अनुज की आंख उसके अंदर कैसे? जैसे ही उसने कहा, काली आकृति ने अयान को पीछे खींच लिया। अयान के पैरों से जमीन खिसक गई। वो गिरते गिरते बचा। उस आकृति ने फुसफुसाया, अनुज मिला नहीं था, छुपाया गया था। विवेक ने नजर दौड़ाई। पास में टूटी चौकी की लोहे की रॉड पड़ी थी। वो झट से उसे उठाकर अयान की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, छोड़ उसको। लेकिन आकृति ने दीवार पर चढ़ने जैसा एक अजीब मोड़ खाया और अयान सहित ऊपरे की तरफ भागी, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को घसीटकर गुफा में ले जा रहा हो। विवेक पीछे दौड़ा। गलियारा कांप रहा था। लाइटें तेज आवाज के साथ फट रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कमरा 10C का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था, जबकि वो कमरा स्कूल की प्लान फाइलों में मौजूद ही नहीं था। अयान को अंधेरे में घसीटकर उसी कमरे में फेंक दिया गया। विवेक पूरी ताकत से दौड़ा और अंदर घुस गया। कमरे में कदम रखते ही नीचे की जमीन बदल गई। अब ये कक्षा नहीं थी, ये एक भूला हुआ तहखाना था। चारों तरफ पुरानी डेस्क, टूटी कुर्सियां, जालीदार खिड़कियां और दीवारों पर नामों की एक लंबी सूची लिखी थी, लाल खरोंचों से बनी हुई। अयान ने डरते हुए कहा, ये क्या है? विवेक ने दीवार पर उंगलियां फिराईं। सूची में नाम थे, रोहित ठाकुर 1988, मनोज सिंह 1972, सूरज चौधरी 1997, रवि कुमार 2003, अनुज बिष्ट 2011 और फिर सबसे आखिरी पंक्ति खाली थी, सिर्फ लिखा था अगला। अयान ने कांपते हुए पूछा, ये नाम किसके हैं? विवेक बोला, ये उन छात्रों के नाम हैं जो स्कूल से गायब हुए थे। पुलिस रिकॉर्ड में एक्सीडेंट बताया गया था, पर सच में ये यहाँ इस कमरे में
अचानक कमरे के कोने में रखा एक पुराना टूटा कबर्ड खुद ब खुद खुल गया। अंदर धूल में ढका एक काला बक्सा पड़ा था। विवेक और अयान दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। जैसे ही विवेक ने बक्सा छुआ, एक तेज चीख कमरे में गूंज उठी, उस काली आकृति की। वो दीवार से निकलकर सीधे उनकी ओर झपटी। विवेक ने बक्सा उठाकर पीछे की ओर फेंका और बक्सा टूटते ही अंदर से उछली एक फटी हुई स्कूल डायरी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी मौत का सच 10वीं कक्षा से शुरू होता है। अनुज अयान ने डायरी को पकड़ा ही था कि काली आकृति ने दोनों को कमरे के बीचों बीच धक्का दिया। दीवारें तेजी से बंद होने लगीं, जैसे कमरा खुद उन्हें निगलना चाहता हो। आकृति की आवाज आई, सच जानना चाहते हो तो पहले बचना सीखो। और कमरा अंधेरे में घिर गया। अगली सांस तक वो दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। कमरा जैसे जिंदा हो गया था। दीवारें हर सांस के साथ सिकुड़ रही थीं, कभी दाईं तरफ से, कभी ऊपर से, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें दबाकर चूर कर देना चाहते हों। अयान ने जल्दी से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर कुछ शब्द उभरे, जैसे अभी अभी लिखे गए हों। जिस कमरे में तुम खड़े हो, यहीं मेरा कत्ल हुआ था। अयान की सांसें रुक गईं। विवेक ने डायरी हाथ में लेते हुए कहा, अनुज की मौत इस कमरे में, पर कैसे? अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर एक झटके से अंधेरा भर गया। सिर्फ एक जगह हल्की रोशनी दिखी। कमरे के बीचों बीच फर्श पर पड़े खून के धब्बे। धब्बे सूखे हुए थे, पर उनमें से हल्की भाप उठ रही थी। अयान धीरे से बोला, ये ताजा क्यों लग रहे हैं? तभी पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि ये सूखे नहीं हैं। दोनों मुड़े। दीवार की दरार से काली उंगली धीरे धीरे बाहर आई। फिर वो उंगली मुड़ते मुड़ते पूरा हाथ बन गई, फिर पूरा शरीर। काली आकृति कमरे में उतर गई। वो बोल नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर फंसी हुई अनुज की एक आंख सारे कमरे को घूर रही थी। विवेक ने लोहे की रॉड संभालते हुए कहा, अगर ये कमरा इसकी ताकत है तो इसी कमरे में इसे हराया भी जा सकता है। अयान चीखा, किस तरह? विवेक ने डायरी के अगले पन्ने पर उंगली रखी। पन्ने पर लिखा था, मेरी मौत का एक गवाह है। मेरा नाम सचमुच किसने मिटाया? कौन मुझे इस राक्षस में बदला? उसका चेहरा इस कमरे में छुपा है। उसे खोजो, तभी ये छूटेगा। अयान चौंक गया। इस कमरे में किसी का चेहरा छुपा है? वो चारों ओर देखने लगा। दीवारें पुरानी थीं, लेकिन बीच वाले हिस्से पर एक अजीब सी परत उभरी थी, जैसे किसी ने नया प्लास्टर चढ़ाया हो। विवेक ने रॉड से और जगह पर जोर का प्रहार किया। धड़ाम! पहली परत टूटी। फिर मिट्टी और खून से सना हुआ एक लकड़ी का फ्रेम बाहर आया। दोनों ने पास जाकर देखा। फ्रेम में एक आदमी की तस्वीर थी। उसकी आंखें गहरी, चेहरा शांत, पर मुस्कान डरावनी। उसके नीचे नाम लिखा था, विनोद शिखरे, विज्ञान शिक्षक। अयान दंग रह गया। पर यह तो हमारे स्कूल में नया आया था। विवेक बोला, नया नहीं, ये वही है जिसने अनुज को मारा था और स्कूल ने उसकी पहचान मिटा दी थी। अचानक छत फटने जैसी एक आवाज हुई। काली आकृति उछलकर हवा में चढ़ गई और उसकी आंखें पागलपन में लाल चमकने लगीं। वो फ्रेम की ओर झपटी, जैसे उसे नष्ट करना चाहती हो। अयान चिल्लाया, नहीं, इसे मत छूने देना, शायद यही उसकी कमजोरी है। विवेक ने छलांग लगाकर रॉड उसके सामने कर दी। आकृति ने रॉड को पकड़कर मोड़ दिया, जैसे वो रबड़ हो। फिर उसने विवेक को उठाकर दीवार से पटक दिया। विवेक करहा उठा। अयान ने कांपते हाथों से फ्रेम पकड़ा और उसे करीब से देखने लगा। तस्वीर के पीछे एक और कागज छुपा था, एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, अगर ये चेहरा नष्ट होगा तो दैत्य भी नष्ट होगा, अनुज को मुक्ति मिलेगी। अयान ने पूरी ताकत से तस्वीर को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन कागज टूट ही नहीं रहा था। तभी काली आकृति उसकी ओर झपटी। उसकी उंगलियां अयान की गर्दन तक पहुंचने ही वाली थीं कि विवेक ने पीछे से चिल्लाकर कहा, अयान, तस्वीर आग में जलती है। रॉड लो, चिंगारी निकालो। अयान ने तुरंत लोहे की टूटी रॉड पत्थर पर रगड़ी। चिंगारी निकली। फ्रेम की पुरानी सूखी लकड़ी में हल्की आग पकड़ गई। काली आकृति दहाड़ने लगी, पहले हल्के, फिर भारी, फिर इतनी तेज कि दीवारें हिल गईं। वो आकृति फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी पीठ से काले धुएं के गुबार निकलने लगे। अनुज की आंख तेज रोशनी देने लगी, जैसे वो किसी जंजीर से छूट रही हो। अयान चिल्लाया, जल, बस जल जा। तस्वीर आधी जल चुकी थी और उसी क्षण काली आकृति ने अचानक रुककर सीधे अयान की तरफ देखा। उसकी आंख में अनुज की एक आखिरी चमक उभरी और उसने धीमे से कहा, धन्यवाद। फिर उसका शरीर काले कांच की तरह टूटने लगा, हजारों टुकड़ों में, और सब हवा में उड़ गए।
कमरा अचानक शांत हो गया। अजीब तरह का सुकून, जैसे बरसों पुराना कोई बंधन टूट गया हो। विवेक मुश्किल से उठकर बोला, अयान, वो खत्म हो गया, अनुज मुक्त हो गया। अयान ने फटी तस्वीर की राख को देखा और धीमे से कहा, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो जिसने अनुज को मारा उसका सच सामने लाना बाकी है। कमरे की दीवार में एक हल्की पर्ची चमकने लगी, जैसे किसी ने अभी रखी हो। उस पर लिखा था, अगला काल पीरियड विनोद सर का। अयान और विवेक दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब खेल सिर्फ बचने का नहीं, बदले का था।